ये ऑर्डर ऑफ इवेंट अपना टॉपिक, और ये पर्टिकुलर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी गाइडलाइंस दी जा रही है उनमें फर्स्ट गाइडलाइन हमने देखी। फर्स्ट गाइडलाइन के ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एंड इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमें टारगेट मॉलिक्यूल लेके चलना है। ठीक है, कभी भी ये विगली लाइन हम यूज में तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये न माने कि हमने बॉन्ड तोड़ा है। इनका मतलब ये है कि बॉन्ड लास्ट रिएक्शन में कहाँ से बना। तो लास्ट रिएक्शन में बॉन्ड बनता है इसके बीच कार्बन और बेंजीन के कार्बन और कार्बोनिल के बीच। इस वजह से पहला डिस्कनेक्शन बी वाला होगा, नहीं कि ए वाला। ये अपनी गाइडलाइन फर्स्ट तो पहले हुई थी, और ये है गाइडलाइन सेकंड। हम ऐसा कह रहे हैं कि पर्टिकुलर ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन सेकंड। ठीक, और गाइडलाइन ये कह रही है कि आप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको सबसे पहले डिस्कनेक्ट कीजिए। और सबसे पहले डिस्कनेक्ट करने का मतलब है सिंथेसिस में सबसे लास्ट में ऐड करना। इस पूरे टारगेट मॉलिक्यूल में ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ब्लू सॉरी रेड पेन से, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसे हमको डिस्कनेक्शन में सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर दिया। बाकी की कहानी ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम कह देते हैं, एक्टिविटी के बेसिस पे कह देते हैं। इसके बाद हमने OMe और टर्सरी एल्किल में टर्सरी एल्किल को ही क्यों उठाया, क्योंकि OMe ज्यादा एक्टिवेटिंग है। ये अगर रिंग पे बना रहेगा तो NO2 नाइट्रेशन करने में आसानी रहेगी अपने पास। अगर आप इसको हटा देते हो, इसको रख लेते हो, तो उस केस में पहली रिएक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, जितनी फास्ट होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये हो गया एक तरह से पेरा टर्सरी ब्यूटिल टोलुइन, है ना। तो इसके बजाय ये क्रिसोल ज्यादा अवेलेबल होता है। हालांकि OMe आने के बाद में तो नाइट्रेशन में कोई वो नहीं आएगी चेंजिंग, भले ही आप किसी को कैसे करो, लेकिन रिएक्शन की स्टार्टिंग में जितनी फास्ट रिएक्शन OMe की प्रेजेंस में होती है उतनी फास्ट इस एल्किल ग्रुप की प्रेजेंस में नहीं होती। जैसे इसको यहाँ रखना ज्यादा फायदेमंद है बजाय इसको। आप ऐसा भी कह सकते हो, गाइडलाइन सेकंड का मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा विड्रॉइंग नेचर का है, इसका मतलब जो कम डोनेटिंग नेचर का है उसको पहले डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में से कम डोनेटिंग नेचर एल्किल की है, तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद पैच OMe में इस रिएजेंट से ही कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रिएजेंट माना जाता है MECl के बजाय, क्योंकि MECl लाओगे ना तो उसमें रिंग पर भी क्या होने के चांस है, एल्काइलेशन होने के चांस है। तो यहाँ दिक्कत है। ये जैसे Me2SO4 लाते हैं तो OH इस पे टेक कर देगा, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज सल्फेट आयन बन जाएगा। दूसरा आएगा वो इधर से Me ले लेगा, यानी एक इस मॉलिक्यूल से दो ऐसे फिनोल का मिथाइलेशन होता है, ये बन गया। ये जैसे इसको रख लिया और आगे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो मेटाक्रिसोल तक पहुंच गए। और इससे आगे वाली बात हम कह नहीं रहे हैं, इससे आगे आपको डिस्कनेक्ट करना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आगे डिस्कनेक्ट करने में दिक्कत है। दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये आगे वाला काम इजी नहीं है। इजी का मतलब आप दूसरी दिशा में चले जाओगे, अपने टारगेट मॉलिक्यूल की ओर नहीं जा पाओगे। खैर, और फिर हमने सिंथेसिस करवा दिया इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, ये बन गया टर्सरी एल्किल हैलाइड से, ये बन गया। फिर लास्ट में हमने नाइट्रेशन करवा दिया। ऑल क्लियर। गाइडलाइन थर्ड की ओर बढ़ रहे हैं, एक एक एग्जांपल खूब है। गाइडलाइन थर्ड क्या है? गाइडलाइन थर्ड ये कहती है कि पर्टिकुलर आप डिस्कनेक्शन करवाते हो तो एक डायरेक्टिंग इफेक्ट वाले फंक्शनल ग्रुप को दूसरे डायरेक्टिंग इफेक्ट वाले फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज तो थोड़ी सी स्टाइलिश, थोड़ी टिपिकल सी है, बाकी ये गाइडलाइन ऐसा कहती है।
हिंदी में मीनिंग करें, हिंदी में इसका मीनिंग ये है, हिंदी में इसका मीनिंग ये है कि डिस्कनेक्शन के दौरान हम एक निर्देशित प्रभाव वाले क्रियात्मक समूह को दूसरे निर्देशित प्रभाव वाले क्रियात्मक समूह में चेंज कर सकते हैं, एफजीआई से पहले या फिर एफजीआई के बाद। ये गाइडलाइन था, ये शुद्ध हिंदी में इसका अनुवाद हो गया। तो टारगेट मॉलिक्यूल जो है ना, वो जैसे हम एक ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ, टारगेट मॉलिक्यूल जिसमें बेंजीन रिंग पे एक CH3 भी है, CCl3 मान लो, भले मैं CF3 लिख दूं चाहे CCl3 लिख दूं, एक ही बात है, एग्जाम्पल दिए हमने तो, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही में कन्वर्ट करो। तो ये आपको जो टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ उसमें एक तो है Cl और इसकी पैरा पे है सपोज CCl3, CF3 भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आप एनालिसिस करोगे ना, तो एनालिसिस करने में दिक्कत क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डायरेक्टिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो बात तो सही बैठती है, लेकिन ये है कि CCl3 का कोई रिएजेंट हमें पता नहीं है जो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस हो बेंजीनिंग पे। इस वजह से यहाँ आप डिस्कनेक्शन में एफजे करोगे। जब भी आप एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हो तो एफजीआई का सहारा लेते हो, और एफजीआई से पहले जो फंक्शनल ग्रुप है एफजीआई के बाद उसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप में आप लिख सकते हो, ये इनके डायरेक्टिंग इफेक्ट को चेंज करते हुए। ये गाइडलाइन का मतलब है, ये Cl। अब चूंकि डिस्कनेक्शन क्या हो जाएगा अपना, इजी हो जाएगा। अब हम सेकेंड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहले डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और आपके पास क्या रह जाता है, आपके पास टोलुइन रह जाता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ा जल्दी में सारे डिस्कनेक्शन ऐसे बता दिए, बाकी आप तरीके से अगर लिखो तो वीकली लाइन लिखते हो, जिस बॉन्ड को आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो उसको यहाँ मेंशन करते हो। ठीक है, अब सही है। इसका सिंथेसिस इजी वे में आप लिख दोगे। तो यहाँ सिंथेसिस की शुरुआत टोलुइन से होगी, ये टोलुइन, एंड आप रिएक्शन क्लोरीनेशन करवाते हो Cl2FeCl3 से, तो आपको टारगेट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, आपको हेलोजनेटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 की पैरा पोजीशन पे Cl आ जाएगा, और फिर आप इसका हेलोजनेशन करवा सकते हो। साइड चेन का हेलोजनेशन इससे नहीं करवा सकते, आपको PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, क्योंकि AlCl3 FeCl3 के साथ करवाओगे तो रिंग का ही वापस क्या हो जाएगा, हेलोजनेशन, और ये आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा।